हेलो किड्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने फिजिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इस पूरे चैप्टर में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे, वो है इलास्टिसिटी। स्टार्ट करते हैं। देखो आज का टॉपिक अपन ने ये पढ़ा है, देखो कि जो मैटर है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप लोग जूनियर क्लासेस में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें आपने सॉलिड के बारे में यह पढ़ा है कि सॉलिड की शेप, उसकी साइज और उसकी वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स। इसलिए हम सॉलिड को क्या बोलते हैं, रिजिड। लेकिन एक्चुअल में सॉलिड रिजिड नहीं है। इस दुनिया की कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है। इसका मतलब अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे भी जरा सा, जैसे ये, इस पे मैं जरा सा फोर्स लगाऊंगा तो ये भी बेंड हो जाएगा। कॉमन सी बात है, फोर्स छोड़ूंगा तो ये वापस सीधा हो जाएगा, लेकिन फोर्स की वजह से ये खुद को डीफॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, डीफॉर्म कर लेगा। तो सॉलिड्स होते हैं रिजिड, लेकिन नॉट 100%। यानी कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सॉलिड की शेप, साइज, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बाय अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स सॉलिड में भी चेंज लाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि यार सॉलिड में टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है रीगेन करने की। ठीक है, अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स किस पे लगाएंगे, सॉलिड पे, तो उससे क्या होगा, उससे उस सॉलिड की शेप एंड साइज दोनों चीजें चेंज होने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होगा तो सॉलिड खुद की शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स सॉलिड क्या करेगा, शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। शेप एंड साइज को वो क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। लेकिन जब तक आपने फोर्स लगाया, जब तक तो वो क्या हुआ, बेंड हुआ, उसकी शेप साइज में चेंज आया। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर के लिए। डीफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो सॉलिड पे अप्लाई किया जाता है किसी भी डायरेक्शन में। उस फोर्स की वजह से सॉलिड की शेप साइज में चेंज आने लग जाता है। लेकिन सॉलिड्स आर वेरी इलास्टिक, ठीक है, इसलिए उनमें क्या होता है, वो रीगेन कर लेते हैं अपनी शेप को। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो वर्ड है ना, इलास्टिक, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। कपड़ों वाला इलास्टिक नहीं, ना रबर बैंड वाला इलास्टिक। उन इलास्टिक की बात नहीं कर रहे, वो तो जनरल डेज में इलास्टिक वर्ड अपन यूज करते हैं। फिजिक्स में इलास्टिक वर्ड का एक अलग ही मीनिंग है। फिजिक्स में इलास्टिक वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है टू रीगेन द शेप, यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स को ओपोज करके खुद की शेप को रीगेन करना, इसको बोलते हैं इलास्टिक। तो अगर बात करें इलास्टिसिटी की, तो सॉलिड सबसे ज्यादा इलास्टिक होते हैं, ठीक है, उनसे कम इलास्टिक होते हैं लिक्विड, और सबसे कम इलास्टिक होते हैं गैस। रीजन, क्योंकि सॉलिड सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं शेप को रीगेन करने की। इलास्टिसिटी का मतलब होता है टू रीगेन शेप ऑन रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। किसके रिमूवल पे, डीफॉर्मिंग फोर्स के रिमूवल पे शेप को रीगेन करना, इसको बोलते हैं इलास्टिक। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट कौन है, इलास्टिक का बिल्कुल ऑपोजिट कौन होता है, वो होता है प्लास्टिक। तो जैसे इलास्टिसिटी वैसे प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का उल्टा होता है प्लास्टिसिटी। यहां पे अपन उन चीजों की बात करते हैं जो शेप को रीगेन नहीं करेंगे। रीगेन शेप एंड साइज यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा। डीफॉर्मिंग फोर्स को
ये ओपोज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वो चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने से उनको कोई परेशानी नहीं होती, वो फिर भी खुश रहते हैं। लेकिन सॉलिड्स को बहुत परेशानी है यार। सॉलिड्स बोलते हैं मेरे में बदलाव नहीं आना चाहिए, मैं नहीं झेल सकता, मैं तो वापस से वैसा ही हो जाऊंगा। तो सॉलिड है इलास्टिक। लेकिन जो चीजें बदलाव लाने के बाद भी खुश रहती है वो है प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। जैसे एक कॉमन एग्जांपल, ये स्केल, ठीक है। अब मैं इसे स्केल को बेंड करूंगा, ये वापस सीधी हो गई। देखो ये बेंड करा, ये सीधी हो गई ना, ये बेंड करा, ये सीधी हो गई। तो फिंगर से मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं मेरी तरफ, ये ठीक है। अब स्केल चाहती नहीं है बेंड होना, लेकिन अपन कर रहे हैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के। स्केल क्या है? सॉलिड, बहुत हार्ड स्टील सॉलिड है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई है। ये इंतजार कर रहा है कि कब ये डीफॉर्मिंग फोर्स हटे और मैं मेरी शेप को रीगेन कर लूंगा। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैं इस क्ले की बात करूं, तो क्ले को अगर मैं बेंड करूंगा, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया मैंने, लगा रहा हूं, देखो देखो डीफॉर्मिंग फोर्स मेरी तरफ ही वापस लग रहा है। अब देखो छोड़ दिया, ये खुश हो गया। मैंने उधर लगाया, ये उधर भी खुश हो गया। मैंने इधर लगाया, ये इधर भी खुश हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। ये देखो, ये इसकी मैंने बॉल बना दी, ये बॉल बना के भी खुश है, अभी यहां भी खुश है। तो ये प्लास्टिसिटी होती है और रीगेन करना इलास्टिसिटी होती है। तो जो सॉलिड जितना ज्यादा हार्ड है, जितनी ज्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक होता है। क्लियर? तो आज से वर्ड क्लियर है अपने को। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता है जो हम रबर बैंड या कपड़ों के इलास्टिक की बात करते हैं, ध्यान रखना आप। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? टू रीगेन द शेप। तो सॉलिड्स में बहुत हाई टेंडेंसी होती है इसकी। पढ़े देखो, अ रिजिड बॉडी जनरली मीन्स अ हार्ड सॉलिड, ठीक है। रिजिड बॉडी यानी कि हार्ड सॉलिड, रिजिड बॉडी यानी कि हार्ड सॉलिड, सबको पता है। हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है, ये भी हमको पता है। सॉलिड की शेप और साइज अपने आप कभी नहीं बदलती। बट इन रियलिटी, अब अगर बात करें रियलिटी की, तो बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड, कैन बी कंप्रेस्ड एंड बेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन अगर आपने वो फोर्स हटा दिया और वो रीगेन हो गया, तभी तो वो इलास्टिक है। भाई बेंड तो वो जब तक हुआ जब तक फोर्स था, अगर हमने हटा दिया तो फिर वो क्या है? इलास्टिक है, क्योंकि वो रीगेन कर लेगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं जब मेरा डीफॉर्मिंग फोर्स इतना ज्यादा लग जाएगा कि ये पूरा ही मुड़ जाएगा। मैं अभी तक की बात कर रहा हूं। देखो, ये इलास्टिसिटी की लिमिट है इसकी। मैं अगर पूरी ताकत से इसको पूरा ही नीचे ले आऊंगा और फिर उम्मीद करूंगी ये वापस सीधा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। रीजन, क्योंकि मेरा डीफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिसिटी की लिमिट के ऊपर जा चुका है। तो अपन इस पूरे चैप्टर में टिल द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पढ़ेंगे। ये बात अभी क्लियर कर लेना आप लोग। The property of body by virtue of it tends to regain its original size and shape, यानी कि configuration, when the deforming force is removed is known as elasticity, and the deformation caused is known as elastic deformation। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है बहुत। देखो, ये इसमें डिफॉर्मेशन आया, ये आया डिफॉर्मेशन, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर भी लगा डीफॉर्मिंग फोर्स, इधर भी लगा डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये दोनों फिंगर्स से स्प्रिंग को स्ट्रेच करना चाहता है, स्प्रिंग की शेप में चेंज आ गया, यानी कि स्प्रिंग पे क्या लगा है? इलास्टिक डीफॉर्मेशन लगा है। लेकिन स्प्रिंग को छोड़ते ही स्प्रिंग ने क्या करा? खुद को रीगेन कर लिया, रीस्टोरिंग फोर्स लग गया इसके अंदर, FR, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग जो है वो वापस से नॉर्मल शेप में आ गई। इसलिए ये स्प्रिंग क्या है? ये स्प्रिंग इलास्टिक है। ये रीजन है इसके इलास्टिसिटी का। सेम विद दिस स्केल, अपन क्या कर रहे हैं? यहां से मैंने होल्ड कर रखा है और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि डीफॉर्मिंग फोर्स। उससे इसकी शेप अभी मुझे चेंज हो गई, दिख रहा है ना? चेंज हो गई।
यानी कि इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया है। लेकिन अगर ये इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी है, तो रिलीज करते ही क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मेरा रीस्टोरिंग फोर्स और ये वापस से खुद को नॉर्मल बना लेगा। क्लियर? कई बार होता है ऐसा कि आप इतनी फोर्स लगा देते हो कि स्केल मुड़ी की मुड़ी रह जाती है, सीधी नहीं हो पाती। फिर मैं कह रहा हूं अब वो बियॉन्ड इलास्टिसिटी लिमिट है, अपन टिल द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बात कर रहे हैं, पूरा चैप्टर उसी पे चलेगा। तो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक। अब आप चाहो तो एक बार पॉज करके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, नाउ व्हिच इज मोर इलास्टिक, आयरन और रबर। मान लेते हैं हमारे पास दो तरीके की स्केल है, एक है हमारे पास आयरन स्केल, ठीक है, और एक हमारे पास स्केल है रबर स्केल। एक बच्चा जो है स्टेशनरी की दुकान पे गया, उसने दो तरीके की स्केल खरीदी, एक आयरन स्केल एक रबर स्केल। उसने पूछा यार ज्यादा मजबूत कौन सी है? दुकानदार ने कहा आयरन स्केल ज्यादा मजबूत है। उसने पूरी ताकत लगाई, उसको मोड़ दिया, वापस सीधी हो गई। हाँ, वो तो चौंक गया बच्चा कि यार ये तो मैंने मोड़ा, वापस सीधी हो गई। रबर स्केल उसने मोड़ा और वैसी की वैसी रह गई। दुकानदार बोला तूने तो मेरी स्केल खराब कर दी। तो वो बच्चा क्या बोलेगा? अगर उसने टॉपिक पढ़ लिया तो, उसने वीडियो देख लिया तो बच्चा क्या बोलेगा? भाई साहब मेरी गलती थोड़ी है, आपका स्केल जो है वो इलास्टिक है ही नहीं, रबर स्केल इलास्टिक नहीं है, मैं क्या करूं, ये तो प्लास्टिसिटी है, रबर स्केल में प्लास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए वो खुद के चेंज को बिल्कुल भी ओपोज नहीं करेगा। वो चेंज में क्या है, वो चेंज के साथ खुश है। ये रबर स्केल चेंज के साथ खुश है, इसमें चेंज लिया हो, अगर ये पहले सीधा था, आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, उसके बाद ये अगर ऐसा हो गया है, तो ये रबर स्केल खुश है, फोर्स हटाने के बाद भी ऐसा रह जाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आयरन स्केल की इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, इसमें चेंज लाओगे तो ये दुखी होगा, इसको परेशानी होगी, ये चाहता नहीं है मेरे में चेंज आए। तो अगर आप एक आयरन स्केल पे फोर्स लगाओगे विच इज योर डीफॉर्मिंग फोर्स, तो वो उसको ओपोज करेगा और वापस से रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स। इसका रीस्टोरिंग फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, इसका रीस्टोरिंग फोर्स बहुत हाई है। तो अगर दोनों के रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ आयरन इज मोर देन द रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ रबर। जिसका रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब वो इलास्टिक भी ज्यादा है, वो चेंज को ओपोज कर सकता है। सो इट इज वेरी क्लियर कौन ज्यादा इलास्टिक है, हमारा आयरन का मटेरियल, चाहे वो स्केल हो या कोई भी और चीज हो, रॉड हो, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग फोर्स टू अ लंप और पुटी और मड। कॉमन बात है, अगर आप जो है मड पे फोर्स लगाते हो, मिट्टी पे, सॉइल पे या क्ले पे, है ना, या ये स्लाइम पे, तो उस केस में क्या होता है, दे हैव नो ग्रॉस टेंडेंसी टू रीगेन देयर प्रीवियस शेप एंड दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड एंड दे आर हैप्पी टू गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। ये खुश है, इसका मतलब ये नहीं है यार कि ये चीजें बुरी है, इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, सबको पता है यार इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं पढ़ रहे अपन की सॉलिड्स अच्छे हैं और बाकी चीजें खराब है, अपन सिर्फ दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझ रहे हैं कि भाई कौन किस नेचर का होता है। तो इसका नेचर है कि ये हर सिचुएशन में खुश रहेगा। जैसे कोई इंसान होता है, कितना ही दुख हो खुश रहता है ना, और कोई जरा सी परेशानी में लेके बैठ जाता है और उसको टेंशन होती है कि वापस से नॉर्मल कब होगा, वापस से नॉर्मल कब होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, डिफॉर्म होने के बाद भी खुश है। लाइक दिस क्ले जो अभी बताया था, ये स्ट्रेच कर दिया, अब ये स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, अब ये खुश है। क्लियर, ये खुश है। अभी देखो मैंने ओवर लिमिट फोर्स लगाया, ये टूट गई। मैं ओवर लिमिट फोर्स की अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चेंज इन शेप साइज की बात कर रहा हूं। देखो स्ट्रेच होती जा रही है, हो रही ना स्ट्रेच, तो ये क्या है, ये खुश है, खुद के चेंज को ये टॉलरेट कर सकता है। Such substances are called plastic and this property is called plasticity. तो अब साइंस में, फिजिक्स में प्लास्टिक जो है वो एक अलग बात हो गई ना, अलग वर्ड हो गया।
साइंस में मतलब आप फिजिक्स में क्ले को भी प्लास्टिक बोल सकते हो। जनरल लैंग्वेज में अपन सबको पता है कि अपन प्लास्टिक किसको बोलते हैं, लेकिन अपन अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, तो अपने को उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स इलास्टिक क्यों है भाई? देखो, अगर मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है और ये सॉलिड क्यूब है, आयरन क्यूब है, तो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं आयरन के, बहुत सारे पार्टिकल्स, और वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से। ये एक दूसरे को बिल्कुल भी दूर जाने नहीं देते, इनको पसंद नहीं एक दूसरे से दूर जाना, तो ये आपस में ऐसे एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे। क्लियर? दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टुवर्ड्स ईच अदर। ये इसके पार्टिकल का स्ट्रक्चर है। ये अपन ने स्प्रिंग जैसी शेप जो बनाई है, ये डिनोट करने के लिए बनाई है कि अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ी ही देर में क्या कर लेगा, खुद को रीगेन कर लेगा। ये थोड़ी ही देर में खुद को क्या कर लेगा भाई, रीगेन कर लेगा। इसलिए हमने ऐसी शेप बनाई है। ये सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं आर नॉट, ओरिजिनल डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। हमेशा पार्टिकल्स ये चाहते हैं कि ये ओरिजिनल डिस्टेंस पे ही रहे। अब आप खींचोगे या आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा या कम होगा। तो अगर ओरिजिनल डिस्टेंस से डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, या आपने कम कर दिया, तो दोनों सिचुएशंस में ये दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद की शेप को चेंज लाना पसंद नहीं करते। इनको बात टॉलरेट नहीं होती, इनको गुस्सा आ जाता है भाई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है। तो सॉलिड्स इलास्टिक क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, बहुत हाई होता है। ठीक है, देखो, ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से सब अरेंज्ड है। ये स्प्रिंग की फॉर्म में हमने दिखाया है। इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर नॉट। क्या बोलते हैं भाई? इस डिस्टेंस को आर नॉट, यानी कि ओरिजिनल डिस्टेंस, जिसमें इनको रहना पसंद है। ये कम हुआ तो भी परेशानी आ गई, ज्यादा हुआ तो भी परेशानी आ गई। दे आर बाउंडेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, एंड स्टे इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी कि जब तक आर नॉट है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है भाई ये स्टेबल है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दे आर वेरी वेरी स्टेबल। ये खुश हैं क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, जैसा ये चाहते थे, जो ओरिजिनल है। When a solid is deformed, the atoms or molecules are displaced from their equilibrium position. अब मैंने बोला कि यार मैं तो इसको खींच के नीचे लाऊंगा, तो यार अगर मैं इसको खींच के नीचे लाऊंगा इसको, तो इसकी सिचुएशन कैसी होगी? जो लोअर लेयर है उसके पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये डिफॉर्मेशन आया भाई, डिफॉर्मेशन। देखो, जो सीधी लाइन थी मैंने उसको खींच के ऐसे टेढ़ा कर दिया। इस डायरेक्शन में मैंने क्या दिया? एक्सटर्नल फोर्स दिया। ये मेरे एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन है। मैं इसको खींच के नीचे ला रहा हूं। अब ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे आर नॉट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये दुखी हो गए, इनको पसंद नहीं आई ये चीज। तो ये इंतजार करेंगे कि कब मैं ये डीफॉर्मिंग फोर्स हटाऊं और ये रीस्टोरिंग फोर्स की मदद से वापस से नॉर्मल हो जाए। So when a solid is deformed, the atoms and molecules are displaced from their equilibrium position, यानी कि stability, causing a change in the intermolecular distance. ठीक है, solid को deform करने की वजह से उनके intermolecular distance में change आता है। When deforming force is removed, जैसे ही deforming force remove होगा, interatomic forces tend to drive them back to their original
पोजीशन, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है हमारा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स ये चाहेगा कि ये पार्टिकल्स वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे ही चले जाएं। ठीक है, आ गया समझ में। Thus the body regains its original shape and size। इसका मतलब जो बॉडी है वो खुद की ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो मटेरियल जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ज्यादा टेंडेंसी रखेगा खुद की शेप और साइज को रीगेन करने में। क्लियर? पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं देखो सॉलिड्स की इलास्टिसिटी के बारे में। सॉलिड्स क्या है, सबसे ज्यादा रिजिड मैटर है। सॉलिड्स को डिफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका रीस्टोरिंग फोर्स बहुत हाई होता है, या अपन बोले कि उनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। दे आर हाईली इलास्टिक। ठीक है ना। सॉलिड्स ये बिलीव करते हैं कि उनके पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल होंगे। मतलब जैसे ये पेन, ये सॉलिड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब इसके पार्टिकल्स के बीच में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर अपन इस पे फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में बढ़ने लग जाएगी। तो उस वजह से क्या होगा, ये अपने नॉर्मल पोजीशन से, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर से चेंज होगा क्योंकि अपन इस पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इंतजार करेगा कि कब डीफॉर्मिंग फोर्स हटे और ये वापस से खुद की नॉर्मल शेप को रीगेन कर ले। तो अब यहां अपन स्टडी करते हैं रीजन फॉर इलास्टिसिटी की, कि भाई इलास्टिसिटी का रीजन क्या है। इसके लिए अपन एक ग्राफ पढ़ते हैं। देखो ये है अपना एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स का ग्राफ। यहां पे मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। U is the symbol for potential energy and R is the symbol for distance between particles। ठीक है। अब जो मैक्सिमम सॉलिड्स हैं नेचर में वो ग्राफ इस तरीके का फॉलो करते हैं। मैक्सिमम सॉलिड्स इस तरीके के ग्राफ को फॉलो करते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारे ही करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। ठीक है। अब अगर सॉलिड इस तरीके का ग्राफ फॉलो कर रहे हैं, देखो ये इनका अलग अलग पॉइंट्स अपन मार्क करते हैं, ये इनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब अगर आप डी पॉइंट पे देखोगे तो डी पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। डी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U। ठीक है, U इज मैक्सिमम। अगर U मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी, पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी हो जाएगी मिनिमम, यानी कि पार्टिकल्स बहुत कम स्टेबल रहेंगे अगर उनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे जैसे ये ग्राफ नीचे आएगा हम बोलेंगे कि यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। फाइनली बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी मुझे, मिनिमम। तो अगर मैं बी पॉइंट की बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम। तो इसी पॉइंट पे अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो स्टेबिलिटी मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या मिलेगी भाई, मैक्सिमम। ठीक है, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जिसको मैं बोल सकता हूं आर नॉट। ठीक है, आर नॉट इज द एक्चुअल डिस्टेंस between particles। it is the actual distance between particles। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में ये एक्चुअल डिस्टेंस है और ये पार्टिकल्स हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है। तो अब आप जैसे जैसे क्या करोगे, अब आप जैसे जैसे एनर्जी कम करते जाओगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बी पॉइंट पे आके जो है पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो बहुत खुश है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर अपन ने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया और अपन ये चाहते हैं कि एनर्जी पार्टिकल्स में बढ़े, मतलब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, तो उस केस में सॉलिड की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। ये डिस्टेंस अब आर नॉट नहीं रहेगा, ये डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। बढ़ गया डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में ये R1,
या इसकी बात करें, ये R2, ये R1 और ये R2, ये दोनों ही R0 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में सॉलिड स्टेबल नहीं है। सॉलिड को आपने डिफॉर्म कर रखा है, या तो स्ट्रेच कर रखा है या कंप्रेस कर रखा है। ठीक है। अच्छा, एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, ये रीजन है फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सिस के नीचे वाला जो रीजन है ये है फॉर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम, जो कि किधर है? बी पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज मिनिमम। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है। ये सॉलिड यहां पे सबसे ज्यादा खुश है। तो सॉलिड्स जो हैं इलास्टिक क्यों हैं? क्योंकि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, और उनका ये ग्राफ है किसका? पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का। दे वांट कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल्स की क्या रहे? मिनिमम, ताकि उनमें स्टेबिलिटी क्या रहे? मैक्सिमम। अब अगर आप उनको डिफॉर्म करोगे तो वो तैयार रहेंगे वापस से रीस्टोर होने के लिए। क्लियर। अगर आप डिफॉर्म करोगे तो वो तैयार रहेंगे वापस से रीस्टोर होने के लिए, जो अपन ने यहां पढ़ा था। ये जो डिस्टेंस है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, दिस डिस्टेंस इज R0, और पार्टिकल्स चाहते हैं कि वो हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहे। क्लियर। याद है ना, ये पढ़ा था अपन ने। तो अब क्या करेंगे भाई, एक बार पॉज करेंगे और इसका ढंग से स्क्रीनशॉट लेंगे। होप सो बच्चों, आप लोगों को आज वीडियो नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स ढंग से क्लियर हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। इनकी डिफाइन पढ़ेंगे, इनका फॉर्मूला पढ़ेंगे, इनका ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं वो पढ़ेंगे, इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और इन पे अच्छे अच्छे डायग्राम्स की स्टडी करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में कोई भी डाउट है आप इसको रिवाइज करो, खुद के नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।